Hello to everyone, welcome to RL Academy. So we have started class 10 subject of the science. चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया, दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो इसके बारे में जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो हमने एक एग्जांपल लिया था, एक एक्टिविटी ली थी कि हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम के एक रिबन को जला दिया था. मैग्नीशियम के रिबन को हमने किससे जला दिया था? एक बर्नर से. ठीक है, तो जब जलाया तो हमें क्या मिला था? एस. हमें क्या मिला था? एस. उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? राख. और उसका कलर हमने पता लगाया था कि व्हाइट फ्लेम निकलती है और व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर. सेकंड थिंग मैंने बताई थी बीकर वाली. इस बीकर में मैंने क्या बताया था कि जिंक के ग्रेन्यूल ले लिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड ले ली थी डाइल्यूट. ठीक है, डाइल्यूट मतलब होता है जिसमें पानी मिला दो. कंसंट्रेटेड मतलब होता है कि बहुत पावरफुल होती है. जो एसिड की बोतल आती है ना, घर में आप साफ करते हो टाइल्स वगैरह, बहुत पावरफुल होती है, लेकिन उसमें पानी डाल देते ना तो उसका असर थोड़ा कम हो जाता है. तो वो हमने ले ली थी. इसके बाद मैंने केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड. लेफ्ट साइड में क्या होंगे? रिएक्टेंट लड़ेंगे, राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा. इसको मैंने एक एग्जांपल से भी बताया था कि रोटी बनाते हैं. ठीक है, रोटी वोटी बनाएंगे, दैट इज द रिएक्टेंट, और फाइनल में रोटी बन के तैयार हो जाएगी, दैट इज द प्रोडक्ट. ठीक है, केमिकल इक्वेशन को मैंने बैलेंस करके भी बताया था, 1 1 2 2 4 4. लेफ्ट साइड राइट साइड में क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. चलो, तो हम जो अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और वो हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इनको बैलेंस किया जाता है, कैसे इन रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है. तो यहाँ पर आप माय डियर फ्रेंड आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये देखो, ध्यान से देखना. सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में आपको एक इक्वेशन दी होगी, तो उस इक्वेशन को आपको क्या कर लेना? लिख लेना. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है. मैंने पहले क्या बताया था, क्वांटिटी दोनों साइड में सेम होना चाहिए. यहाँ पर आयरन Fe, यहाँ पर Fe के कितने? 3 आयरन हो गए. बैलेंस है ही नहीं है. यहाँ पर H2 के कितने? 2. चलो, H2 तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन कितना? 1. यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने? 4. तो यार ये अनबैलेंस इक्वेशन है. ये देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है. बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि इधर 3 है तो इधर भी 3 आ जाए, इधर 4 है तो इधर भी 4 आ जाए. तो इसने कहा कि इसको हम बैलेंस करने के लिए हमारा फर्स्ट जो मेथड होगा वो होगा कि कैसे हम इनको बैलेंस करें. ठीक है, समझना कैसे हम इसको बैलेंस करें. तो इसको मैं इक्वेशंस को लिख लेता हूं, ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना. तो फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशंस लिख ली, तो मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, उसको शुरू में ही बैलेंस करके बताता हूँ. इस इक्वेशंस को मैं यहीं पर बैलेंस करके बताता हूँ. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा. ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा. तो इसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपके Fe कितना है? ध्यान से देखो, Fe कितना है? 1. यहाँ पर Fe कितना है? 3. तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर Fe 3 Fe कर दूँ. आगे क्या लगा दूँ मैं? 3 Fe. Fe के आगे 3 लगा दिया तो कितने हो गए? 3 आयरन हो गए ना. और यहाँ पर भी अपने क्या दिया हुआ? 3 Fe. तो इक्वल हो गया, बैलेंस. चलो, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट टारगेट पूरा हो गया. तो वो क्या हो गया कि यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? दैट इज द 3 Fe. अब H2 तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4. और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, मतलब यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? 4H2O. पॉइंट क्लियर है? 4H2O. तो 4H2O लगा दिया तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया. ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड. यहाँ पर क्या हुआ कि आपके ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गए. ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ पर आ गए? यहाँ पर हाइड्रोजन 4H2. 4H2 मतलब 4 × 2, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गए? 8. क्योंकि हाइड्रोजन में ऑलरेडी 2 होते हैं, तो 8 हो गए. तो यहाँ पर क्या करूँ मैं? 4 लगा दूँ तो 4H2. पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस इक्वेशन नजर आ रही होगी. आयरन 3 Fe, यहाँ पर भी आयरन 3 Fe, यहाँ पर H2 तो 4H2, यहाँ पर भी 4H2, और ऑक्सीजन 4 हो तो ये भी O4. मतलब इक्वेशंस यहाँ पर आपके क्या हो गई? बैलेंस हो गई. ठीक है, यहाँ पर आपकी इक्वेशंस बैलेंस हो गई. पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर आपकी इक्वेशंस बैलेंस हो गई. तो ऐसा ही आपको मिलेगा. फाइनली मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बता दिया. तो क्या किया? Fe के आगे 3 लगा दिया, H2O के आगे 4 लगा दिया, और H2 के आगे 4 लगा दिया. अब देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन इन्होंने बुक में क्या किया. अपनी एनसीईआरटी खुली रखना, अपनी एनसीईआरटी खुली रखना और देखते रहना. ये देखो मैंने किया, वही हुआ ना. यहाँ पर 4H2O को, ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस कर दिया इन्होंने. ठीक है, इसके बाद ये एक स्टेप और बताएंगे जहाँ पर आयरन को बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके ये देखो FeH2O 1 by 1 स्टेप, बहुत लंबी प्रोसेस बता रखी है बुक में. आपको डायरेक्ट मैंने बताया इसी मेथड से करना, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा. आपको कोई, ये देखो Fe के आगे 3 लगा दिया, Fe3 हो गया. मैंने क्या कहा था? 3 4H2O, तो यहाँ पर 4H2 लगाया था. सेम यही इक्वेशन आई है. कितना सारा टाइम कंज्यूम कर लिया इसने बुक ने आपका. आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना, आपके सोल्व हो जाएगा.
ठीक है, तो 3Fe प्लस H2O, Fe3O फॉर एज इट इज था, 4H2 मैंने इक्वेशन बैलेंस करके बताई थी, सेम ऐसे ही करनी, कई बार आपसे क्वेश्चन में भी दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। फिर यहाँ क्या कहता है कि सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन विच सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द आर इंड्यूस्ड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल। अब ये मैंने आपको बताया कि इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि कई बार हम क्या करते हैं कि कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। इसने एक वर्ड यूज लिया कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, इस कैटलिस्ट का काम होता है विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर मतलब इसकी स्पीड कम ज्यादा कर देते हैं, अल्टर रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट का क्या काम है, रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। और कई बार रिएक्शन में एक्सटर्नल एजेंट भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे सनलाइट, 6CO2 प्लस 12H2। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जो पत्तियां होती ना, लीव, मैंने एक लेक्चर में बताया था, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में नीचे से तो जाता है H2O वाटर, एटमॉस्फेयर से ले लेगा ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो उससे हमारा क्या बनेगा, दैट इज द स्टार्च, हमारा फूड, हमारा खाना बनना लग जाएगा, हमारा खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर हम सनलाइट नहीं देंगे तो फूड नहीं बनेगा, ये रिएक्शन होगी नहीं। तो इसलिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती, वी नीड टू एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सनलाइट और क्लोरोफिल, क्या मैंने बताया था कि पत्तियों का वो पार्ट होता है, क्लोरोफिल पत्तियों का वो पार्ट होता है जो इनको कौन सा कलर, ग्रीन कलर देता है। पॉइंट क्लियर है? ये इसको क्या करेगा कि ग्रीन कलर देगा। आई थिंक आपको ये चीज यूज हो गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ ये कहता है वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करेंगे यार, उसको क्लीन इसलिए करेंगे कि उसमें है ना केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, उस पर कुछ ना कुछ जमा होगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो उनको चेंज करने के लिए करते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ये कह रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनसे क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, एक मैं बता देता हूं। ये लो हाइड्रोजन, ये लो क्लोरीन, ये लो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब रिएक्ट होगा तो 2HCl बन जाएगा। तो ये देखो इक्वेशंस अपने हिसाब से होती है, मेरे को इतना आइडिया है, लेकिन मैंने गलत बताया इक्वेशन को या सही बताया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कर यूज कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को आप अपने लेवल पर सोल्व कीजिए, फिर अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, मैं इन इक्वेशन को बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो फिर आता है कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो कहता है कि इन क्लास 11 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, nor do atom disappear from the mixture or appear for elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atom to produce new substance. समझ रहे हो? ये क्या कहता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है ना तो उनमें बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं। मैंने क्या बताया था, HCl कुछ भी ले लो, H2O कुछ भी रिएक्ट होकर कुछ बनता है, तो बॉन्ड मतलब H और Cl, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, ये दोस्ती टूट जाती है और H किसी और के साथ जाके रिएक्ट होकर पानी बना लेता है। तो ये यही कह रहा है कि इनके बीच में क्या होता है, इनके जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्डिंग टूट जाती है। ठीक है, ये दोनों हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, फिर इनको कहते हैं भैया दूर हो जाओ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग टूट जाती है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ओके। फिर ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनना, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्लैग्ड लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइन, क्विक लाइन को जब पानी में डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलेगा। ठीक है, आपने एक एग्जाम्पल लिया होगा कि चुनना आता था पहले, व्हाइट कलर के वो जो चुनना आता है, एक मटके में पानी भर दो, उसमें डाल दो, जैसे ही आप चुन्ने को पानी में डालोगे भैया ऐसे बुड़ 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 वैसे बुलबुले उकलेंगे, और उसमें पता इतना गर्म हो जाएगा कि हाथ डालोगे तो हाथ ऐसे जलन होने लग जाएगी, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो हीट हीट निकलती है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट निकलेगा, चाहे पानी निकल जाओ, चाहे कुछ हीट निकल जाओ, चाहे कार्बन निकल जाओ, चाहे हाइड्रोजन निकल जाओ, बाई प्रोडक्ट जरूर निकलेगा, इनमें बाई प्रोडक्ट जरूर निकलेगा। पॉइंट क्लियर है? इनमें बाई प्रोडक्ट जरूर निकलेगा। क्लियर है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो अपना क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्लैग्ड लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन बोलते हैं क्विक लाइन। कई बार लैब अटेंडेंट एग्जाम देते हो तो वहां पर भी पूछा जाता है। ठीक है, ओके।
तो कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13। अभी अपन ने रिएक्शन देख ली, वैसे अपन प्रोड्यूस कर दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालो तो स्लेक लाइम ये बन जाएगा। तो इज यूज फॉर विथ वॉल, ठीक है, दीवारों में जो कलर करते हैं ना चुनना, मैंने अभी एग्जांपल बताया था, तो वो ऐसे ही बनता है, ठीक है। स्लेक लाइम वो चुनना जब पानी में गला देते हैं और जो बन जाता है दैट इज द स्लेक लाइम, और जो सूखा हुआ लेके आते हैं ना पाउडर फॉर्म में तो दैट इज द क्विक लाइम, ठीक है। तो कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। कह रहा है कि जब हम कलर करते हैं, जब हम कलर करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या करेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा जिससे व्हाइट कलर नजर आता है, ठीक है, जिससे दीवार पर यह चिपकने लग जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डे ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल। आपने कभी चुनना किया होगा, कई बार घरों में देखना, आजकल तो व्हाइट वॉश पेंट आ गया, लेकिन पुराने जमाने में चुनना किया जाता था, चुनने से कलर किया जाता था। तो चुनने का कलर जब सूखता था ना 2-3 दिन बाद इतना शाइनिंग मारता था, इतना मस्त घर लगता था। तो इक्वेशंस क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, क्विक लाइम को जब पानी में डाला तो अपना स्लेक लाइम बन गया, क्विक लाइम को जब पानी में डाला तो मेरा स्लेक लाइम बन गया, और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, जब मैं कलर करूंगा तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये उसके साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O तो सूख जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से अपनी वॉल शाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब एक रिएक्शन हो रहा है दैट इज द बर्निंग ऑफ कोयल। कोयले को हम जलाते हैं, कोयले को जलाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, बहुत सारी गैस होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी होगी, नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है दैट इज द 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंटों में वैल्यू होती है, बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं हम, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये मिसबैलेंसिंग हो रहा है, जिससे काफी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये भी है ना ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एक एग्जांपल देख रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लड़ाओगे ना, दोनों के बीच में रिएक्शन कराओगे तो आपका पानी बन जाएगा। पानी कैसे बनता है समझ में आ गया ना, कोई भी कहेगा पानी कैसे बना के, मैं बना के बता दूं, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाऊंगा अभी पानी बन जाएगा, टेंशन मत लो पानी। लेकिन बहुत महंगी प्रोसेस है भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लड़ा के पानी बनाओगे ना, बहुत पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, बहुत पैसा, ठीक है। तो इसलिए आजकल ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक वाटर बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। कई स्टूडेंट कहेंगे फिर सर बना लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ना लो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे हो जाता तो फिर मजा ही आ जाता। फिर कहता बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन CH4 react with oxygen to give carbon dioxide and water. Do you know that the respiration is an exothermic process? रेस्पिरेशन कौन सी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब किसी भी चीज को जलाते हैं, किसी भी चीज को जलाते हैं और उसमें से अगर हीट निकल जाए, उसमें से अगर गर्मी निकल जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक समझ में आ गया, एक्सोथर्मिक, ठीक है जी। एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जब बाहर निकल जाए, हीट जब बाहर निकल जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज द एक्सोथर्मिक। कहीं पर कोई डाउट नजर आया, कोई इश्यू हुआ क्या, कोई इश्यू हुआ क्या, ओके। तो कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन है, जो हम सांस लेते हैं ना, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ट्राई करना, सांस लेना और फिर नाक से निकाल के हाथ पर ऑब्जर्व करना, कुछ कुछ गर्म लगेगा, ठीक है, कुछ कुछ गर्म लगेगा, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ द प्रोसेस। फिर कहता है कि ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि अपन चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। समझ रहे हो, ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन, हम क्या सांस से ऑक्सीजन लेंगे, ये ग्लूकोज उसमें मिल जाएगा। ऐसा थोड़ा होता है कि खाना खाया, सर में आपकी रोटी चली गई, दाल आपके हार्ट में आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में ब्रोकन हो जाता है, और बाकी आप क्या करते हैं, सुबह पहले 6 बजे डब्बा लेके जाते हो और वो सब निकाल लेते हो, तो आपके शरीर में क्या बचता है, दैट इज द ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे शरीर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी बना लेगा। एनर्जी जीने के लिए जरूरी है, समझ में आ गया।
एनर्जी हमें क्या है, जीने के लिए जरूरी है। पानी आपका टॉयलेट में निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस छोड़ोगे जिसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है कि वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो साग सब्जियां होती है ना, इनको डिकम्पोज करते हैं, सड़वट जाती ना, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इनमें भी कुछ ना कुछ हीट निकलेगी, इनमें भी कुछ ना कुछ हीट निकलेगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? ओके। फिर क्या करते हैं कि एक एक्टिविटी करेंगे। मैं इस लेक्चर में बता दूं क्या पढ़ना है इस लेक्चर में? ओके। तो कह रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये ट्यूब है, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब है। इसमें से इसने क्या किया कि फेरस सल्फेट ले लिया। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट का कौन सा कलर होता है, उनको नोट कर लो, ठीक है। और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज द ग्रीन कलर, हरे कलर का होगा। फेरस सल्फेट को मैंने क्या किया, इस ट्यूब में ले लिया, दैट इज द ग्रीन कलर। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्प्रिट फ्लेम एज शोन इन फिगर। देखो ध्यान से देखना, इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये देखो बच्ची, ठीक है, ये स्टूडेंट है। ये हमारे स्टूडेंट ने क्या किया, ये हाथ में ये ले लिया, इसके अंदर इसने क्या किया, तो फेरस सल्फेट डाल दिया। मैंने क्या बताया, इसका कलर ग्रीन होगा। ये बर्नर, ये देखो लेबोरेटरी में ऐसे ही होगा। आप तो कहोगे कि बर्नर हमारे घर में ऐसा होता है, देखो घर की तरह चूल्हे नहीं लगा सकते वहां पर, ठीक है। तो कह रहा है कि जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा। तो ये कह रहा है कि यू कैन आल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर। कह रहा है कि जब हम सल्फर को, सल्फेट क्रिस्टल को जब जलाएंगे तो एक स्मेल आएगी, ऑड्यूर मतलब एक गंध आएगी, उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फेरस सल्फेट को जब मैंने हीट किया तो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड ये बन जाएगा, SO2 निकल जाएगा, SO3 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव ए सिंपलर प्रोडक्ट। देखो सिंपल ही तो है, FeSO4। फॉर्मूले याद रखते रहना, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऐसे याद करना, कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाता हूँ। फेरस सल्फेट, तो फेरस का तो फॉर्मूला होता है आयरन मतलब Fe फेरस, सल्फेट को बोलते हैं SO4, यही तो हो गया फेरस सल्फेट। ऐसे बनाना सीख जाओ, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, बेसिक है ना। आपने 6, 7, 8, 9 में बहुत कुछ पढ़ा है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें तो पता होगी। ओके। तो ये कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही होती है जिसमें क्या होता है कि फेरस सल्फेट यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो दैट इज द डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोज हो रहा है, बहुत सारे टुकड़ों में बट रहा है। Fe2O3 बन गया, SO2 बन गया, SO3 बन गया, बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर ए गैसेज। तो मैंने नहीं बताया था कि नाक में उसको कुछ गंध आएगी, कुछ ऑड्यूर आएगी, वो किस कारण आती है, गंध किसकी आती है, मोस्टली गैस निकलती है। गैस निकलेगी बाहर तो उसको गंध आएगी। तो कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industry। कह रहा अब ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। याद रखना, ये पॉइंट जो बोल रहा हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं समझा रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइम स्टोन, मैंने अभी तक आपको बता दिया था। उससे पहले भी मैंने आपको 2-3 नाम बताए थे। कैल्शियम ऑक्साइड बताया था मैंने, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी तो मैंने बताया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मैंने बताया था, क्विक लाइम, स्लेक लाइम। फिर यहाँ पर लाइम स्टोन, क्विक लाइम मैंने बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था, दैट इज द स्लेक्ड लाइम। तो कह रहा है कि क्विक लाइम कैसे बनाया जाता है। तो क्विक लाइम बनता है, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, लाइम स्टोन होता है, उसको जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। On heating is an important decomposition reaction used in various industry. Calcium oxide is called lime or quick lime. It has many use. One in the manufacturing of cement. जब सीमेंट बनाते हैं ना तो उसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है। पॉइंट आ गया। और जब वेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग, जब हीट कर रहे कैल्शियम कार्बोनेट Ca और CO2 में टूट गया, मतलब डिकम्पोज हो गया, और हीट के प्रेजेंस में करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। whenever and decomposition are in the presence of the heat then it termed as the thermal decomposition। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ से आई थिंक आपको एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 का एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। केमिस्ट्री देखो काफी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, काफी रुलाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको पता होगा कि कुछ कुछ चीजें जो मैंने डिस्कस की थी वो क्या है। एक तो मैंने बताया था दैट इज अबाउट द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताया था। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया था, ठीक है। ये हो गया अपना क्विक लाइम, ये हो गया अपना स्लेक लाइम, और फिर मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज द लाइम स्टोन। अरे यार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, इनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है ये वाला, तो इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना।
यहाँ तक अपन लेक्चर को खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम द पेज नंबर 9 ऑफ द क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से 1 बाय 1 लेक्चर सीरीज पढ़ते रहो, आपके हर एक डाउट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लियर करवा दूं। ठीक है, थैंक यू।